हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। आज हम इंग्लिश के क्लास 12th के फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और ये है पोएट एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। इसका मैंने ऑलरेडी समरी अपलोड कर रखा है। सो अगर उसको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो गो टू माई प्ले लिस्ट एंड देयर यू कैन वॉच दैट। ठीक है, सो आप देखते हैं हम यहाँ पे कि इस पोएट एंड पैनकेक के कुछ क्वेश्चन जा रहे हैं इसमें, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये चैप्टर क्या है और किसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पोएट एंड पैनकेक। हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक के मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के समरी अपलोड कर रखा है। तो हम आज इस चैप्टर को और बेटर वे में समझेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, क्योंकि समरी हमें उस चीज़ को अच्छी तरह समझ में नहीं आता अगर हम समरी देखते हैं तो। सो क्वेश्चन आंसर फॉर्म रिटन फॉर्म में होगा, उसको हम बेटर वे में समझ पाएंगे यहाँ पे। हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और ये है पोएट्स एंड पैनकेक। हम आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो समरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसका, सो उसको भी आप जाकर देखें। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करें तो आपको चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पोएट एंड पैनकेक। ठीक है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन लार्ज क्वांटिटी। सो पैनकेक क्या था? एक मेकअप मटेरियल था जो कि जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर के लाया था। इट वाज यूज्ड एज ए मेकअप बेस फॉर द एक्टर शूटिंग इन द स्टूडियो। तो शूटिंग इन द स्टूडियो, जो भी एक्टर एंड एक्ट्रेस वहाँ पे शूट करते थे उनके लिए उनके उनके ऊपर ये यूज किया जाता था। दस दिस चैप्टर डील्स विद द पीपल इन स्टूडियो, मोस्ट ऑफ देम इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो वो बारे में है जो उस जेमिनी स्टूडियो में जहाँ पे कि ये शूटिंग होता था वहाँ पे उनके उनके बारे में है। द वर्ड पोएट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हंट फॉर पोएट हु हैड इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द स्टूडियो। तो वहाँ बहुत सारे पोएट होते थे, क्योंकि पोएट जो थे वो स्टोरी वगैरह राइट करते थे और कुछ लोग अपना फॉर्चून के लिए वहाँ पे आते थे, अपना नाम कमाने के लिए। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे पोएट भी पाए जाते थे। इट वाज आल्सो विजिटेड बाय एन इंग्लिश पोएट स्टेफन स्पेंडर। तो ये भी वहाँ पे आए थे, स्टेफन स्पेंडर। और इस तरह से हम देखते हैं कि पोएट एंड पैनकेक ये चैप्टर का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडियो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पे जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियो, वहाँ पे उसको हम क्यों नेशनल इंटीग्रेशन रेफर करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब ऐसा जगह, ऐसा एरिया जहाँ पे लोग जो हैं एक एक पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करता हो। द राइटर से दैट द मेकअप डिपार्टमेंट डिड नॉट हैव पीपल बिलोंगिंग टू सेम जोग्राफिकल रीजन। एक जगह के लोग नहीं थे। इट वाज फर्स्ट सेटल्ड बाय बंगाली, उसके बाद महाराष्ट्रियन, धारवाड़ कर्नाटिकाज, उसको आंध्रा, फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन बर्मिज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों के लोग, इंडिया के डिफरेंट नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया से लोग जो है यहाँ आए हुए थे और यहाँ पे इस जेमिनी स्टूडियो को हेड कर चुके हैं। सो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री वर्क टुगेदर एंड सो इन लाइट हार्टेड मैनर। इसको बोला जाता है कि ये एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द जॉब डन बाय द मेकअप मैन। सो मेकअप मैन जो जॉब करते थे उसमें क्या ह्यूमर था। सो द राइटर से दैट द गैंग, नॉट ग्रुप बोलता है, राइटर बोलता है गैंग है उन लोग, और मैन फ्रॉम ऑल कॉर्नर को ट्रांसफॉर्म एंड डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू ए हिडियस मॉन्स्टर। कि किसी भी एक अच्छा दिखने वाला आदमी को दानव बना सकते थे, हिडियस क्रूर दानव बना सकते थे, बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मेकअप यूज्ड ऑन द एक्टर। तो एक्टर पे इतना मेकअप लगा देते थे कि वो एक तरह से राक्षस दिखता था। द चीफ
एन एक्ट्रेस अगली। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ये ह्यूमर ही है कि जो चीफ मेकअप मैन था वो चीफ एक्टर एक्ट्रेस को अगली बनाया करता था। कैसे अगली बनाता था? मेकअप के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द राइटर दे यूज ट्रक लोड ऑफ पैनकेक। पैनकेक मतलब वो मेकअप मटेरियल था। Other than the pancake, they use locally manufactured potion and lotion. He feels with so much makeup, they looked uglier than the real life. तो रियल लाइफ में ज़्यादा सुंदर दिखते थे, लेकिन जब मेकअप लगाने के बाद और बुरा दिखने लगे। इसीलिए सो दिस वाज रिक्वायर्ड टू मेक देम लुक एक्सेप्टेबल इन द मूवी। आमतौर पर मूवी पे अलग अलग कैरेक्टर होते थे, उसके हिसाब से उनको प्रेजेंट करना होता था और इस तरह से उनको इस तरह से मेकअप किया जाता था। ठीक है, ये तो ह्यूमरस फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय डिसग्रंटल्ड इन द स्टूडियो? क्यों वो गुस्सा होता था स्टूडियो में? सो द जॉब ऑफ ऑफिस बॉय एक बच्चा नहीं था। ऑफिस बॉय was to paint the faces of crowd on the day when there was an outdoor shooting। जब भी आउटडोर शूटिंग होता था तब ऑफिस बॉय का काम क्या था कि जो क्राउड थे उनको पेंट करना, उनके फेसेस पे मेकअप लगाना। ठीक है, सच ओकेशन इन दोज डेज वर रेयर एज ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटसाइड। तो उस समय ऐसा नहीं होता था कि बाहर फिल्म बनाया नहीं जाता था, सब स्टूडियो के अंदर ही होता था। और कुछ 5% फिल्म जो था वो बाहर बनाया जाता था, तो वहाँ पे ऑफिस बॉय की जरूरत पड़ती थी क्योंकि क्राउड को पेंट करने के लिए। मोरओवर ही वाजंट ए बॉय, मैंने बताया आपको कि वो लड़का नहीं था, बट ए मैन इन हिज अर्ली 40s, 40 साल का था वो। हु हैड ज्वाइन द स्टूडियो ईयर्स अगो, जो बहुत पहले स्टूडियो में ज्वाइन हुआ था, ये सोचते हुए कि वो स्टार एक्टर बनेगा या स्क्रीन राइटर बनेगा, लिरिक्स राइटर बनेगा। ही फेल्ट दैट हिज लिटरेसी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। तो लग रहा था उसके अंदर जो टैलेंट है, वो लिटरेरी टैलेंट, वो वेस्ट हो रहा है ऐसे डिपार्टमेंट में जो कि बार्बरों के लिए सुटेबल है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना गुस्सा शो करता है कि वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द राइटर जॉब? राइटर का जॉब क्या था? राइटर वहाँ हुआ करते थे। हाउ वाज इट व्यूड बाय द अदर्स इन द स्टूडियो? तो उसको बाकी लोग कैसे देखते थे? देखो, द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन, जो स्टोरी बता रहे हैं उनका है, इन द स्टूडियो वाज टू कट आउट रेलेवेंट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन द फाइल्स। तो ये राइटर थे बेसिकली, आमतौर पे ये क्या करते थे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर से क्लिपिंग कट करके स्टोर करके रखते थे फाइल में। पीपल हु सॉ हिम एट वर्क फेल्ट दैट ही वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। जो लोग उनको देखते थे वो बोलते थे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, पेपर कटिंग कोई काम थोड़ी ना होता है। दे सॉ हिम सिटिंग एट द डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर द होल डे लॉन्ग। पूरा दिन पेपर फाड़ते रहते थे और उसमें से क्लिपिंग निकालते थे और उसको स्टोर कर रखते थे। सो एनीवन हु फेल्ट ही शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू हिज क्यूबिकल एनी टाइम एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। जो भी उनको लगता था कि नहीं 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 इस आदमी को कुछ काम तो मिलना चाहिए, तो उनके केबिन में जाता था, उनको बड़ा सा लेक्चर देता था कि आपका जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है, ये कोई काम है आपका, इस तरह से। मोर ऑफन देन नॉट इट वाज द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु पुश्ड हिज वे in to enlighten him on the how his great literary talent was being allowed to go waste in the department fit for barbers and perverts। तो कभी कभी तो जो आई मीन ये बॉय था, छोटा मतलब वो लड़का जो मैंने बताया था इससे पहले कि आपको एक ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय जो था एक्चुअली बॉय नहीं था, बल्कि वो एक ग्रोन अप इनके चला जाता था और वो भी बताया करता था कि आपका टैलेंट जो है वेस्ट हो रहा है, आप ऐसे डिपार्टमेंट में आपको शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पे कि आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई वाज द एंगर डायरेक्टेड टू कोठामंगलम शिबू? कोठामंगलम सुब्बू जो थे वो सेकंड थे जेमिनी स्टूडियो में, सेकंड पोजीशन था इनका। अकॉर्डिंग टू द राइटर, वेन एवर पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड देयर एंगर गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वन पर्सन ओपनली और सीक्रेटली। जब भी कोई गुस्सा आता था वो सारा अपना गुस्सा चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोठामंगलम सुब्बू की तरफ डायरेक्ट करते थे। एट जेमिनी स्टूडियो दिस मैन वाज कोठामंगलम सुब्बू। ही हैड बिगिन हिज कैरियर एज ए बॉय। तो उन्होंने ऑफिस बॉय से शुरू किया था मेकअप डिपार्टमेंट में। उसके बाद ऑल वर कन्विंस दैट ऑल देयर सॉरो ह्यूमिलिएशन एंड नेग्लेक्ट्स वर ड्यू टू हिम। हर आदमी ये मानता था कि उनका जो सॉरो है या अपमान है या नेग्लेक्ट है वो सिर्फ इस आदमी की वजह से हो रहा है। सुब्बू वाज नंबर 2 एट द स्टूडियो एंड वाज जेनरस मैन। हाँ, वो जेनरस थे, जेनरस मतलब दूसरों को मदद करते थे। इट कुड हैव बीन बिकॉज ही सीम्स
so close and intimate with the boss, or because his general conduct resemble that of a flatterer. तो एक तो हो सकता है कि उतना अच्छा पोजीशन पे पहुंच चुके थे, वहां पे पहुंचे थे क्योंकि वो बॉस से बहुत क्लोज थे, अपने आप को फ्लैटर प्रेज करते रहते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. ही वॉज क्विक टू से नाइस थिंग अबाउट, और हर आदमी के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देते थे, तो वो उनको प्रेज किया करता था. नेक्स्ट seventh question. Shibu had made tremendous progress at the studio. What does the writer feel about Shibu? तो यहाँ पे राइटर कौन है? अशोका मित्रन है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया यहाँ पे. ठीक है. क्या वो सोचता था शिबू के बारे में, उसका क्या सोच था शिबू के बारे में. अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि राइटर का व्यू क्या था शिबू के बारे में. ठीक है. शिबू बिगेन, ये बताइए व्हाट वाज द एडवाइजर, सॉरी, देखो यहाँ पे सुबह बिगिन एज एन ऑफिस बॉय एंड हैड रीजन टू ए पोजीशन ऑफ नंबर 2 इन, तो मैंने बताया था ना कि वो वैसे तो शुरुआत की थी ऑफिस बॉय से, बट फाइनली ही रीच टू नंबर 2 पोजीशन द जेमिनी स्टूडियो. इट वाज इवन मोर time when there was no formally established फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो. तो ये उस समय उन्होंने जॉब शुरू किया था जबकि वहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह के स्टैब्लिश स्टूडियो नहीं हुआ करते थे फिल्म वगैरह बनाने के लिए उस समय. ठीक है. ऑल्दो ही बेयरली हैड एनी फॉर्मल एजुकेशन, शिबू वाज कट आउट फॉर फिल्म, ही कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन डिजायर. तो वैसे तो इसमें इन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन अगर इनको कोई आप प्रेज करो, इनको अगर आप इंस्पायर करो, तो ये अगर इनको बोलो कि आप ये कर सकते हो, तो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते थे. व्हेन आस्क्ड बाय द प्रोड्यूसर ही वुड कम अप विद आइडिया. अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर पूछेगा अरे बताने कैसे होगा, तो उन्होंने 10-15 आइडिया के थ्रू आ जाएंगे, ऐसे करो वैसे करो. ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो. एक तरह से ये जो थे इनकी वजह से जेमिनी स्टूडियो चल रहा था. ये डायरेक्शन देते थे, डेफिनेशन डिफाइन करते थे क्या है. ही वॉज कैपेबल ऑफ हायर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, बट ही पर्पसफुली चोज टू एड्रेस इट टू मासेस. आमतौर पे वो जो पोएट्री लिखते थे वो एक अच्छा पोएट्री लिख सकते थे, लेकिन उनका लोगों के को टारगेट करता था. ही सक्सेस इन द फिल्म एक्लिप्स हिज लिटरेरी अचीवमेंट. वैसे लिटरेरी अचीवमेंट उनका बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि फिल्म मेकिंग जो था अचीवमेंट जो था उतना ज़्यादा उभर के नहीं आता था, बल्कि इनका फिल्म मेकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वट एवर रोल ही प्लेड ही परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर. तो कोई भी रोल प्ले करते थे आमतौर पे बाकियों से बेटर होते थे. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, ये है आपका वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज ए ऑपोजिट. सो लीगल एडवाइजर जो था, मतलब कि जो लीगल मैटर पे एडवाइस दे सके, लेकिन ये कुछ और ही था. लीगल एडवाइजर कुछ और ही था. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लीगल एडवाइजर जो था, लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली, इन्होंने लॉयर को हम लीगल एडवाइजर बोलते थे जेमिनी स्टूडियो में, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट बिकॉज ही डिड नॉट गिव लीगल बट इलीगल एंड डिस्ट्रक्टिव एडवाइस. जब भी कोई एडवाइस दिया करता था वो इलीगल हुआ करता था. दूसरी बात है कि वो डिस्ट्रक्टिव, इसलिए इनको लीगल एडवाइजर के के जगह पर उनको ऑपोजिट कहा जाता था, इलीगल एडवाइजर ऑफ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर. उन्होंने एक बार एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का जो कैरियर उसको स्पॉइल कर दिया था. वंस व्हेन द एक्ट्रेस थ्रू अ टैंट्रम on sets, the lawyer switched on the recording equipment and when she paused for breath, he replayed it. एक बार क्या हुआ कि एक एक्ट्रेस थी जो कि गुस्सा हो गई स्टेज पे, और इन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, उसका रिकॉर्ड करके फिर से उसको चलाया, और उसके बाद वो जो एक्ट्रेस थी वो इतना उसे ह्यूमिलेशन महसूस हुआ कि उसने एक्टिंग ही छोड़ दिया. It was an outburst against the producer. So when she heard her voice, she was struck dumb. A girl from countryside, जो गांव देहात से लड़की थी, she never recovered from the terror. उस डर से वो बाहर निकल ही नहीं पाई, और she felt that जो उसे महसूस हुआ था, और इस तरह से उसका करियर स्पॉइल हो गया. तो हम इसीलिए बोल सकते हैं लीगल एडवाइजर जो था ये ऑपोजिट था ना, किसी का भी कैरियर खत्म कर सकता था अपने एडवाइस से. सो हाउ डिड द लीगल एडवाइजर लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. सो ये लीगल एडवाइजर था, यानी कि वो जो लॉयर था वो कैसे अलग दिखता था. देखो बाकी सारे लोग जो थे खादी पहनते थे, वहाँ पे खादी या धोती पहनते थे, लेकिन ठीक है, वाइट खादी शर्ट था ना, वो पैंट और टाई पहना करता था, कभी कभी कोट भी पहन लेता था. ठीक है. सो
हेल्प, तो बाकियों से अलग दिखता था ये। ही वॉज ए मैन ऑफ लॉ थे, ड्रीम करते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, ये एक तरह से लॉजिकल स्टेटमेंट दिया करता था। डिसपैशनेट मैन, मैन इन द ग्रुप ऑफ गांधीयन एंड खादियाइट्स, गांधीयाइट्स एंड खादियाइट्स के बीच में ये एक तरह से ऐसा आदमी था जिसमें किसी भी तरह का पैसन नहीं था, किसी भी तरह का आई मीन ये ड्रीम नहीं था। सो देन द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वाज द परहैप्स, तो एक बार क्या हुआ कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया और इसकी वजह से जो लीगल एडवाइजर था उसका जॉब खत्म चला गया, ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट वर आस्क्ड टू गो होम, तो ही वाज आल्सो आस्क्ड टू गो। इस तरह से फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी स्टूडियो वेयर story department were closed and as a result of that legal advisor lost his job. Next question हमारा, what does the writer say about the political learning of the people of Gemini Studio? तो लोगों का नॉलेज क्या था पॉलिटिकल के बारे में, कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं। बारिंग द ऑफिस बॉय एंड द कपल ऑफ क्लर्क एवरीबडी एल्स इन द जेमिनी स्टूडियो रेडिएटेड लेजर एंड वाज लवर ऑफ पोएट्री। हर आदमी वहाँ पोएट्री का, हर आदमी को, जो भी लोग काम करते थे उनको पोएट्री अच्छा लगता था और खाली समय स्पेंड करना उनको अच्छा लगता था। मोस्ट ऑफ देम और खादी एंड वर्शिप गांधी जी, ज़्यादातर लोग जो थे खादी पहनते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे। दे हैड नो पॉलिटिकल लीनिएज, उनका किसी भी तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं था, कांग्रेस की तरफ या कोई दूसरे की तरफ। सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वर अपॉलिटिकल एंड वर्शिप गांधी जी दे और खादी, क्योंकि वो गांधी को अपना आइडियल मानते थे तो उन लोग खादी पहना करते थे वहाँ पे, ठीक है। However, all of them dislike the term communism. Communism एक आइडियोलॉजी है जो कि रशिया में शुरू हुआ था और धीरे धीरे वर्ल्ड को कम्युनिज्म को लाइक नहीं करते थे। टू देम कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट कौन होते हैं? वो गॉडलेस मैन होते हैं जिनको भगवान पे कोई भरोसा नहीं है और वो अपने इवन देखो एंड हैड नो लव एंड कुड किल हिज ओन फैमिली। ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ये लोग अपने फैमिली को भी मार सकते हैं। ही वाज ऑलवेज आउट ऑफ द कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। तो आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं इनोसेंट लोगों के अंदर एक तो अनरेस्ट पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, इसलिए वो लोग पसंद नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इम्पैक्ट डिड द फ्रैंक वॉचमैन हैव ऑन द जेमिनी स्टूडियो। सो फ्रैंक वॉचमैन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इन्होंने एक मोरल रीआर्मेंट आर्मी इन्हीं का था। सो व्हेन फ्रैंक वॉचमैन्स मोरल विजिट, तो उसको बहुत वार्म वेलकम मिला, कहाँ पे? जेमिनी स्टूडियो में। और इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्ले किए थे और वो प्ले फेमस भी हुआ था और सबने सो प्ले का नाम था जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, रैन सेवरल शो इन द जेमिनी फैमिली, ठीक है। और वहाँ के लोगों भी वहाँ पे जो लोग काम करते थे उन्होंने देखा और बाकी सारे लोग भी वहाँ के दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए। और उस मैसेज में ये था कि बहुत सिंपल मैसेज था उनका। वो लोग जो थे ये जो इस थिएटर के थ्रू कम्युनिज्म को अपोज कर रहे थे, इन लोग जो मैंने ऊपर बताया था ना उसको अपोज कर रहे थे और कैपिटलिस्ट सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा, और इनका जो 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 तरीका था बड़ा सिंपल था, सेट वगैरह कॉस्ट्यूम वगैरह फर्स्ट एड था और इससे तमिल ड्रामा वगैरह भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और उन लोग भी फॉलो किए थे, ठीक है। सो इस तरह से ये था मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, एक थिएटर ग्रुप था जो कि कम्युनिज्म को अपोज करता था। और नेक्स्ट है व्हाट ट्रूथ about the moral rearmament army disillusioned the writer। देखो इनिशियली व्हेन द राइटर सॉ द प्ले स्टेज्ड बाय द मोरल रिआर्ममेंट आर्मी, जब अपने राइटर ने देखा उनका, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द मैसेज ऑफ द प्ले, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। Madras and the entire Tamil drama community were so impressed that for some years, almost all Tamil play had a scene in the style of Jonathan Valley। तो जोनाथन वैली में जिस तरह का सीन या ड्रामा हुआ था उस तरह से उन लोग भी दूसरा तमिल थिएटर भी उसको कॉपी करने लगा। Years after moral rearmament army had come and gone, the writer learned that it was a kind of counter movement to international communism। देखो इंटरनेशनल कम्युनिज्म रशिया ने शुरू किया था और दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो रहा था, इसके खिलाफ एक काउंटर मूवमेंट था, ये कम्युनिज्म के खिलाफ ये मूवमेंट था और वो थिएटर के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे थे कम्युनिज्म ठीक नहीं है और उन्हें कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन हैड बीन लेड इनटू बिलीविंग देम, और इवन वासन भी बिलीव करते थे, इसलिए तो उन्होंने अलाउ किया था कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आके जेमिनी स्टूडियो में परफॉर्म करे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्टेफन स्पेंडर,
विजिट टू जेमिनी स्टूडियो बैफल्ड वन एंड ऑल। एक्चुअली एक पोएट आया था जिसका नाम था स्टेफन स्पेंसर, और उसने एक स्पीच दिया था जेमिनी स्टूडियो के लोगों के सामने, और उससे लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। वो क्या कहना चाहता था, क्या बोलना चाहता था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। सो द जेमिनी स्टूडियो prepared to welcome Stephen Spender. No one knew who he was. किसी को पता नहीं था कौन था। They tried guessing whether he was a poet or editor. वो poet है या editor है, ये भी लोगों को पता नहीं था। Certainly he was not so well, क्योंकि उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, इसलिए लोगों को पता नहीं था। ठीक है। उसके बाद when he arrived the boss introduced him but the speech was ambiguous. बॉस ने बताया कि कौन है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन था कुछ। ठीक है। then the poet spoke, जो स्टेफन स्पेंडर ने फिर बोला, स्पीच दिया, और विच कंफ्यूज द ऑडियंस इवन मोर, और ज़्यादा कन्फ्यूजन अबाउट कि क्या बोल रहा है, क्या उसका बोलने का बेस है, हिज एसेंट, जिस तरीके से बोल रहा था वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। पोएट टू लुक्ड इक्वली बैफल्ड, पोएट भी अशोकामित्रन को भी समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर डिस्कवर स्पेंडर्स आइडेंटिटी। सो जब वो स्पीच दे के गया था उस समय तो उसे पता नहीं चला था कौन है क्या है, मे बी उसका लैंग्वेज एसेंस की वजह से या कुछ सस्पेंस था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बार एक ब्रिटिश पीरियडिकल है या एक मैगजीन है जिसका नाम है द एनकाउंटर, और उस एनकाउंटर में एक कंटेस्ट आया था कि कोई वर्ल्ड के कहीं कोई भी कंट्री के राइटर जो हैं वो अपना आइडिया भेज सकते हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट भेज सकते हैं, लेकिन ये भेजना और फिर वहाँ से मंगाना कॉस्टली था। सेल्फ एनवेलप आई मीन सेल्फ एड्रेस एनवेलप हुआ करता था, उस पर करना था, स्टाम्प लगाना था। तो उसने सोचा पहले पता लगाते हैं कि ये एनकाउंटर जो है पीरियडिकल जो है वो कैसा है, वर्ल्ड फेमस है कि नहीं है। तो उसने तो राइटर ने क्या हुआ कि ब्रिटिश लाइब्रेरी था वहाँ पे गए, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी था, वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि ये एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, एक एनकाउंटर, एक मैगजीन पड़ा हुआ वहाँ पे, किसी ने उसको टच भी नहीं किया था, और उस पे जो राइटर का नाम था, एडिटर का नाम था, वो था स्टेफन स्पेंडर। और इस तरह से अपना राइटर जो था उसको पता चला कि ये जो है एनकाउंटर का एडिटर है, जो कि हमारे स्टूडियो में आया था, और उसने उसने ही वो स्पीच दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।